औरत है तो माँ है, बीवी है, बेटी है, तो हर रूप में एक कहानी नई सी है। चाहत की मिट्टी में ख्वाबों की खुशबू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर्ट ऑफ लिविंग डॉट ऑनलाइन। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सो आर्ट ऑफ लिविंग जो है हमारा एक थेरेप्यूटिक फोरम है जिसपे हम क्रिएटिव आर्ट के थ्रू जो है अपनी इमोशंस और रेजिलियंस के ऊपर हम वर्क करते हैं। सो आज हमारे पास गेस्ट स्पीकर जो है वो डॉक्टर सुंदस बशारत अहमद है। सो मिस सुंदस कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा यहाँ पे आने का मकसद ये है कि हम वुमेन्स एम्पावरमेंट और वुमेन डे के लिए हमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोगों से मिलेंगे। उनमें से एक हमारे पास आज गेस्ट है। आजकल आपकी क्या रूटीन है? आप अपनी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताएंगी, आपका किस तरह से स्ट्रगल रहा है और किस तरह के आज मतलब आपने बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के ऊपर वर्क करती हैं, उनकी वेलबींग के ऊपर वर्क करती हैं। आप थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगी? मैं बस ये कहूंगी कि यहाँ तक आने में मुझको कई जमाने लगे। रातों रात तो मैं नहीं पहुंची यहाँ। तो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। मुझे याद है बचपन में मैं हमेशा से एक टीचर बनना चाहती थी। बहुत क्लियरली याद है कि अपने स्टफ टॉयज को एक लाइन में बिठा के दोपहर के वक्त जब अम्मी सो रही होती थी तो उनकी हील्स, उनके दुपट्टे और उनकी बूंदे पहन के मैं एक्ट करती थी कि एक बहुत जबरदस्त टीचर। तार ये कि मेरे भाई के लिए एक ब्लैक बोर्ड खरीदा गया खासतौर पर कि वो अपनी हैंड राइटिंग, तो उस जमाने में हैंड राइटिंग में बहुत तवज्जो दी जाती थी। दिस इज बैक इन 90s, अर्ली 90s। और बजाय वो कुछ लिखते थे यहाँ और चली गई। मेरा मैट्रिक कराची से है और उसके बाद हमारे साथ ट्रांसफर इस्लामाबाद और मैं बनना चाहती थी आपकी तरह एक साइकोलॉजिस्ट, लेकिन मैं बन नहीं पाई। वो इसलिए कि इस्लामाबाद में जब मैं गई तो जैसे हर आई थिंक हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है हमारे जमाने में लड़की होगी तो डॉक्टर बनेगी और लड़का होगा बिलियनियर। तो ऐसे ही हुआ बट मेरी टीचर थोड़ी सी डिफरेंट थी। बाय डॉक्टर आई मीन MBBS। तो उन्होंने कहा कि तो MBBS नहीं करो, MBBS ही करो। मैंने कहा नहीं, I would rather do psychology। मैंने उसमें BA किया साइकोलॉजी सोशल 2 साल का होता था। जब BA कर लिया और उसमें पोजीशन ली साइकोलॉजी में तो मेरे अब्बा भी मेरी पोजेसिव फादर ने कहा कि अब आगे क्या करना है। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट बन सकती है, तुम फॉरेंसिक किसी के जनाजे में तुम नहीं कर सकती है। कहा यू आर डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट। व्हाट इज दैट? And he got me admission in NISAS, वहाँ पे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में मास्टर्स कर। अच्छा हुआ ये कि 2 सेमेस्टर्स ऑल अबाउट वॉर, स्ट्रेटजी, कॉन्फ्लिक्ट, व्हिच इज टोटली नॉट माय कप ऑफ टी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैं 3rd सेमेस्टर में पहुंची तो एक नया सा कोर्स आया, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। दूसरी तरफ आया पीस साइकोलॉजी। अरे मैंने कहा साइकोलॉजी तो फिर वापस आ गई। सो वहां से मैंने एक टर्न लिया। I did my masters in it and then I did my MPhil in peace and conflict psychology. So basically peace and conflict studies है, लेकिन साइकोलॉजी को मैंने अपना मेजर बनाया। और उसके बाद बहुत सारी जॉब्स थी, वॉलंटियर काम किया जिसमें कुछ थिंक टैंक्स हैं, जिसमें कुछ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं। लेकिन मैंने देखा कि मैं शायद बनी वाकई वही उस 6 साल की बच्ची थी जो बनना चाहती थी एक टीचर। तो आई केम टू दिस एजुकेशन फील्ड और मैंने पहली दफ़ा जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया वो थी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा यूनिवर्सिटी और लाहौर में इसका कैंपस था। तो जो पहला कोर्स मुझे ऑफर हुआ वो था सोशियोलॉजी ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, अगेन पीस साइकोलॉजी से रिलेटेड। और मेरे जो स्टूडेंट्स थे वो उस वक्त तकरीबन 35, 40, 45 इस एज ब्रैकेट के थे और टीचर जो थी उसको सिर्फ 27 साल।
तो और दैट अर्ली एज में मतलब आपने एक अचीवमेंट जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही था कि अर्ली एज में मैंने अचीव किया इस चीज़ को, और फिर मैंने सोचा कि बस अब मैं एजुकेशन फील्ड में ही हूँ। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया, जिसमें सरगोधा यूनिवर्सिटी है, मिन्हाज है, अभी सुफा है, बहरिया है। लेकिन with the passage of time, I realized that if I have to excel in this subject, then I have to work on my well-being first. Not only mental, but मेरे attributes बहुत strong होने चाहिए। एकेडमिक करियर में आने के लिए आपको पीएचडी होना जरूरी है, और अभी तकरीबन 1 महीने पहले ही मैं डॉक्टर डिप्लोमा। अरे माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। ओके, सो जैसे आपने कहा कि आप जो है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ आप रिलेट नहीं है, बचपन से आपको बहुत ज़्यादा शौक था बच्चों के साथ। सो अब की आप क्या देखती हैं कि बच्चों की वेलबींग जो है, अगर हम ये देखें कि मेल और फीमेल हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी वेलबींग में कितना ज़्यादा डिफरेंस है? कौन से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इमोशनल हो जाते हैं जब टीचर्स जो है उनके ऊपर थोड़ा करती या प्रेशर वो लेते हैं? सो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स हमारे किस तरह से आजकल वेलबींग के ऊपर वर्क कर रहे हैं? ऑल्दो आपका प्रोग्राम का आज विमेंस डे स्पेशल है, लेकिन मैं नहीं समझती कि इसमें कोई जेंडर डिफरेंस इम्पोर्टेंट है। इमोशनल वेल-बीइंग हैज नथिंग टू डू विद एनी जेंडर। यस, Any person, whether he is a male or a female, can take anxiety, trauma, stress in the same way. मैंने बहुत सारे लड़कों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हुए देखा है। मैं डिसअपॉइंटमेंट की बात आके ऐसे फोरम पे नहीं करना चाहूंगी, लेकिन अब बहुत कॉमन हो चुकी हैं साइकोलॉजिकल इश्यूज, और बहुत जल्दी बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी बच्चों को स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, बहुत जल्दी बच्चे एंजाइटी में आ जाते हैं। में चांद तारे उठो सजदा करो, गौर करो हर एक मोड़ पे रोशनी का नूर। बेटा बात असल में ये है कि हमारे माशरे में वो जैसे आपने शायद वो मीम देखी भी हो कि एक बच्चा होता है, कहता है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो उसकी माँ कहती है मोबाइल की वजह से हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मोबाइल की वजह से। सो मोबाइल इज अ कॉज, बट एक्चुअली जो प्रॉब्लम आ रही है आज की जनरेशन में, ये सारी वो डिफरेंस है एज गैप का, और वो जनरेशनल डिफरेंस है जो माँ बाप के साथ बच्चों का है। ओके, पहले माँ बाप को पता होता था कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। सो आई रिमेम्बर माई मदर एंड माई फादर बीइंग फ्रेंड्स विद अस, वी यूज्ड टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद दैम। नाउ दे फाइंड स्पेसेस कि कहाँ वो शेयर करें। बच्चों को दिल चाहता है, जैसे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आपकी उम्र के आते हैं और मुझे कहते हैं कि जी हमें डिप्रेशन हो रहा है। फिर जब मैं खरीदना शुरू करती हूँ तो पता ये चलता है कि पेरेंट्स में सेपरेशन होने वाली है, कोई और इशू है, फाइनेंशियल इशू है जो वो वेंट आउट नहीं कर सकते। सो दे नीड सम स्पेस टू वेंट देयर स्टफ आउट, और इसीलिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग का जो एक शोबा एनहांसमेंट की तरफ आ रहा है, वो इसी सबब की वजह से आ रहा है। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बता देती हूँ कि जब मेरे पास किसी बच्चे के ग्रेड्स कम आ रहे होते हैं, तो मैं खुद तो उसकी काउंसलिंग करती हूँ एज ए प्रोग्राम मैनेजर, एज हेड ऑफ आईआर, बट मुझे आई मेक श्योर दैट आई हैव टू सेंड हर और हिम टू द काउंसलर, टू द साइकोलॉजिस्ट हु इज सिटिंग इन द कैंपस। वो फिर उससे हार्ट टू हार्ट टॉक करती है। जो औरत है तो माँ है, बीवी है, बेटी है, तो हर रूप में एक कहानी नई सी है। चाहत की मिट्टी में ख्वाबों की आपने खुशबू। बताया, अब आप मतलब क्या समझती हैं कि हमारी जो खवातीन है उनके अंदर भी डिप्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा आजकल हो रहा है, जो वर्किंग वुमेन है और जो हाउस वाइफ है उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे आप माशाल्लाह से वर्किंग वुमेन है और साथ में माशाल्लाह आप देखते हैं, आपको ये फील होता है और आप बाकी खवातीन को किस तरह से रिलेट कर पाती हैं और उनके लिए क्या कहना चाहती हैं आप? मुझे मैं समझती हूँ कि आजकल की लाइफ में ना कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो बहुत ही ज्यादा होने लग गया है। कंपैरिजन के आपके पास ये क्यों है, स्मार्ट हुआ, ये चीजें हैं ना, ये डिप्रेशन की तरफ आपको ऑटोमेटिकली लेके जाती है कि मेरा आज लेके आना चाहिए, उसको ग्लैंडुलास लेके आना चाहिए, और अगर वो कुछ भी नहीं लेके आता तो चलो जी डिप्रेशन लेना शुरू कर। मे बी यू शुड वेट। एक तो वो इम्पेशंस जो होती है ना, बेसब्रा बना, उससे भी मसले जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आप इंट्रोस्पेक्टिवली डिसाइड
डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि हो क्या रहा है मेरे साथ, एंड देन यू आर इन अ कांस्टेंट रेस। लम्हा तेरा नाम तेरा मकाम, तू रोशनी तू कहकशां, तू जिंदगी की जान, तुझे सलाम तुझे सलाम तुझे सलाम। स्ट्रॉन्ग वुमेन है, आप उनको किस तरह से देखती हैं? जैसे आपने बताया कि कंपैरिजन की वजह से भी हमारे अंदर डिप्रेशन आ जाता है, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एंजाइटीज आ जाती हैं। तो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन्स भी हैं जो कि बहुत बड़े-बड़े फोरम पे वर्क कर रही हैं। सो उनको लेकर आपका वे ऑफ थिंकिंग क्या है और आप क्या उनके बारे में सोचती कि हैं? वो क्या करती है डिप्रेशन से निकलने के लिए। यस। मैं बड़ी बड़ी खवातीन को तो जानती नहीं, और ना मैं अपने आप को कोई बड़ा तस्वुर करती हूँ। हाँ, अलबत्ता कुछ मेथडोलॉजीज हैं जो मैंने अपनाई हैं बचपन से लेके आज तक। आई ऑलवेज हैव वन फ्रेंड हु विल लिसन टू मी, एंड दैट इज सम way I think it's been constant. Those are my parents. I can talk to them on any subject, any time, any day. No hard offenses. कोई ऐसा मसला नहीं उनसे बात करने का। जब वो when they are not around, then I talk to my very close friends. अच्छा, वो भी जब पास नहीं होते तो मैं दो काम बड़े करती हूँ। यूँ कह लीजिए तीन ही करती हूँ वैसे तो। एक तो मैं गाती हूँ, ओह माशाल्लाह। और दूसरा ये होता है कि आई राइट whatever I can, whatever is there in my mind, in my heart, I just bring it on paper. वो कोई इतनी खूबसूरत चीज बन के सामने निकलती है कि कभी वो नज्म की शक्ल ले लेती है, तो कभी वो बहुत अच्छा सा कोई ओपेड आर्टिकल बन जाता है, और कभी ऑब्जर्वर में छप रहा होता है, तो कभी न्यूज में छप रहा होता है। तीसरी चीज, आई कलर अ लॉट, ओके। और मैं आर्ट से काम ले रही होती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि रंगों से अपना मूड को एलिवेट करूँ। ओके, सो जैसे आपने कहा कि आप रंगों के थ्रू अपने मूड को एलिवेट करें, तो कितना ज़्यादा ही आपके लिए इफेक्टिव होता है? मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और आपने कलर स्टार्ट कर दिया, तो वो कितना क्विक आपको हील करना और आपके इमोशंस कितने ज़्यादा इनहैंस होके निकलते हैं? बेटा, जिंदगी में हर किसी के बहुत टफ टाइम्स आते हैं। आई वुड नॉट लाइक टू डिस्कस देम बिकॉज इट्स अ वेरी पॉजिटिव Okay. फोरम। लेकिन मुझे याद है कि उस टाइम फ्रेम में मेरे पास आई यूज्ड टू हैव स्टैक ऑफ कलर बुक्स, कलरिंग बुक्स। उसमें वो डिफरेंट मंडालास बने हुए होते थे, और मैं उसको कलर करती थी, एंड द मोमेंट मैं खत्म करती थी, आई यूज्ड टू फील सो एलिवेटेड। और वो मेरे, मैं जब बाद में देखती थी ना वो मंडालास या वो चार्ट्स या जिस पे भी मैंने कलर किया था, तो वो थीम्स ऑफ कलर्स जो थे वो मेरे मूड को आइडेंटिफाई कर रहे होते थे। मतलब अगर वो ब्लूज होते थे, उसका मतलब होता था और डिस्टर्ब और डाउन। अगर वो ब्लैक है तो वो कुछ ऐसी डार्क सी चीज होती थी जो मैं किसी से डिस्कस नहीं करना चाह रही थी। So it helped me a lot, and I think it's a very good methodology to save yourself from anxiety, from stress, and from any kind of mental pressures. ओके, सो एक वन मोर थिंग, जैसे आपने आर्ट का बताया, इसी तरह हमारी कुछ मेडिटेशंस भी हम करते हैं, हमारे तवक्कुल भी होते हैं, हम थोड़ा स्पिरिचुअल की तरफ भी जा रहे होते हैं। तो वो आपको क्या लगता है कि वो हमें हेल्प आउट करते हैं या नहीं, या फिर वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं? उसको आप किस तरह से डिफाइन करेंगी? देखिए, मैंने कभी सच मेडिटेशन तो एक्सरसाइज नहीं की, लेकिन मेरा एक बहुत पुख्ता यकीन है कि अल्लाह से अगर आपको कुछ चाहिए तो दो काम पक्के करने हैं। एक काम करने से पहले दो नफल हाजत के पढ़ना शुरू कर दें किसी भी टाइम जब आपको मौका मिले, एंड मेक इट अ कंसिस्टेंट हैबिट। रब ताला कहते हैं कि कंसिस्टेंसी जो है ना, इतनी सी वो उसे बड़ी पसंद आती बेशक ऐसे। है। और दूसरा काम ये करें कि रात को जब आप 3 बजे एकदम से करवट बदलते हैं ना, तो अच्छे पढ़े लिखे लोग, मुफ्ती हजरात तो कहते हैं कि उठें, वजू करें, तहज्जुद पढ़ें। बाय दैट आई वोंट से कि वो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करें। लेकिन कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ हम सुबह 9 to 5 जॉब कर रहे होते हैं, हम लोग बहुत थके होते हैं। सो अगर 3 बजे रात को मेरी आंख खुलती है ना, तो मुझे बाकी वाकई ये फील होता है कि मुझे किसी ने उठाया है। सो देन आई टॉक टू माय रब, और फिर मेरे बिल्ली बन जाती। सो आप इससे तवक्कुल की तरफ भी लेके जा सकते हैं, बिकॉज अगर हमारा इतना फर्म बिलीव है तभी हम ये सारी चीजें कर पाते Absolutely. हैं। You actually talk to your Rab and things change. 2-3 चीजें तो मैं बहुत करती हूँ, जैसे
पता नहीं मुझे इस फोरम पे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन जब कभी कोई मीटिंग होती है, जब कभी किसी ऐसी टेंस सिचुएशन में होती हूँ, तो मैं मेरे अब्बू कहते थे अल्लाह उनकी जिंदगी करे, वो या वदूदों का विर्द करना शुरू कर देती हूँ। तो उसका मतलब आप देखिएगा क्या है। तो वो बंदा जो कांटे कांटे जैसी गुफ्तगू करता है, वो मेरे सामने फिर फूल की पत्तियां दे रहा होता है कि निछावर कर रहा होता है कि ये यहाँ पे ऐसे। तो माशाल्लाह मतलब तवक्कुल, आर्ट और ये सारी चीजें हमारे इमोशंस को बहुत अच्छे से Absolutely. सिर्फ एक चीज नहीं आइडेंटिफाई करती कभी भी पर्सनालिटी को, क्योंकि देखिए ना, फैलन कहता है कि कंपार्टमेंटलाइजेशन से काम नहीं चलना। इंसान जो है वो एक वक्त में, आप एक बेटी भी है, आप एक बहन भी हैं, इंशाल्लाह कल को आपकी शादी होगी तो आप बेगम भी बनेंगी, चची भी बनेंगी, मामी भी होगी, बहुत सारी चीजें हैं ना, और आप एक टीचर भी हैं और आप एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो एक वक्त में आप कितनी सारी चीजें हैं। तो इसलिए इट्स बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। सो आर्ट हो गया, तवक्कुल हो गया, देन यू नीड अ सोशलाइजेशन प्रोसेस, एंड देन एक ऐसी चीज भी जो आपको मोनोटोनस लाइफ से, मेलोड्रामेटिक लाइफ से आपको निकालने की कोशिश करे। तो मैं सुंदर जैसे आपने बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि आप जो है वो सिंगिंग ही करते हैं। तो लाइक म्यूजिक जो है या फिर साउंड जो है वो आपको किस तरह से डील करता है? लाइक आपको लगता है कि साउंड के थ्रू ही आप फील कर सकते हैं, या फिर उसमें भी हमारे इमोशंस या फिर हमारी फीलिंग्स जो है वो हम एक्सप्रेस कर पाते हैं? पहली बात तो ये है कि मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ। मैं बस थोड़ी सी आवाज बेहतर है, ये कह सकती हूँ। और बचपन से ही गाती हूँ। पहले जैसे हमारे स्कूल में कौमी तराने और ये सब होता था, तो उसमें मैंने कुछ प्राइज लिए। मेरे घर में म्यूजिक और अदब दोनों साइमल्टेनियसली चलते थे। तो मुझे याद है कि सैटरडे के दिन जब अब्बा घर पे होते थे, तो बाहर से टीवी लाउड से मेरे कमरे के बाहर था, आवाजें आती थी, रफी, मुकेश, आपको नाम भी नहीं पता होगा, के एल सहगल के गानों की। तो बचपन से भाई मेरे कहते थे कि हमारी ललाबाइज हैं, we have grown up with those. So yes, music heals you, and I'm sorry I don't listen to Honey Singh and these people because I don't understand their music. अच्छा करते होंगे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, तो मैं रिलेट नहीं कर पाती उनसे। I am more into oldies and those beautiful lyrics, जो कि वो कहते हैं ना, जिंदगी का सफर है एक ऐसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी। ओके मिस सिंधु, आप क्या थोड़ी सी हमें 2-3 लाइन सुनाएंगे प्लीज, और हमारे वुमेन्स के लिए भी, कि ताकि उनके अंदर भी थोड़ा सा जोशो जज्बा आए कि वो अपनी चीजों को अच्छे से कर सकें। थोड़ी सी 2 लाइन्स आप प्लीज अगर हमें जाकर सुना दें। ये तो बड़ा मुश्किल सा सवाल आपने कर लिया मुझसे, और मैं तो कोई प्रिपेयर्ड भी नहीं हूँ। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में भी जो मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से रुकते नहीं। आपने बहुत अच्छा गाया, और वाकई बहुत ज्यादा लाइक एक आप रिलैक्स मोड में चले जाते हैं तो अरे यार, थेरेपी पे आके वो सुन के जाते हैं। वो मेरा पेटेंट गाना है, वो आप मुझसे सुबह दोपहर शाम सुन सकती हैं। वो फॉर एग्जाम्पल मैं वो सुना देती हूँ, Yes, ताकि बाकी please. याद होगा। हाँ। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी मुहाब से, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके हम। मेरा ख्याल है इतना काफी हो गया। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा गाया, और सीरियसली आपकी आवाज बहुत प्यारी है माशाल्लाह ये से। आपकी मोहब्बत है तो ऐसे ही बस। ओके, आप एंड में कोई पैगाम देना चाहें हमारी खवातीन को, जो हाउस वाइफ है और जो वर्किंग वुमेन है, उनके लिए?
देखिए, पहली बात तो ये है कि आई अंडरस्टैंड कि घरेलू माहौल से निकलना, उस बॉक्स में से निकलना इज नॉट एन इजी जॉब, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन कोशिश कीजिए कि दौरे हाजिर में इस वक्त स्किल कोई आना बहुत जरूरी है। तो कुछ भी स्किल चाहिए। अभी नया नया जब फेसबुक आना शुरू हुआ था, तो आपको याद होगा फेसबुक मार्केट जब आना शुरू हुई थी, तो औरतें लाइव ज्वेलरी बेच रही होती थी, कपड़े बेचती थी। उससे कोई आप एम्पायर नहीं बिल्ड करते, लेकिन वो जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, वो जो मैस्लो की आखिरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की कड़ी है, वो आपको मिल जाती है। यू फाइंड दैट कैपेबिलिटी दैट यस आई कैन डू समथिंग। हर्डल्स बहुत आती है लाइफ में, और औरतों की लाइफ में क्या, मर्दों की लाइफ में भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द कोई बड़े राजा इंदर बन के बैठे रहते हैं और जो वो है, क्या कहते हैं उनको, नौकरानियां जो है वो उनको अंगूरों के गुच्छे खिलाती रहती है। ऐसा नहीं है, उनकी लाइफ इक्वली बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू हैव दिस 9 to 5 जॉब, कम बैक होम, और वहाँ पे औरत का मुंह सूजा हुआ हो कि आप मेरे लिए ग्लैडुलास भी लाए, वही ग्लैडुलास जो पड़ोसन को ट्यूलिप्स मिले। तो बात सिंपल सी है कि एक तो ये काम करें कि स्किल डेवलप करें, दूसरा ये है कि खुदा का वास्ता है कंपैरिजन करना छोड़ो। तीसरी चीज, ब्रांड्स की जो एक रेस है कि जी आई विल नॉट मेक इट। तेरा नाम तेरा मकाम, तू रोशनी तू कहकशां, तू है जिंदगी की जान। तुझे सलाम तुझे सलाम तुझे सलाम। तुझे सलाम तुझे सलाम तुझे सलाम। हर पल हर लम्हा तेरा नाम तेरा मकाम। तू साज है तू रंग है तू दिल की धड़कन, तू दर्द का मरहम, तू ख्वाबों की चमक, तू सूरज की किरण, तू चांदनी की बात, तू हर एक मौसम की खूबसूरत बरसात।